नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं अर्पित वर्मा, जो आरआरबी एनटीपीसी में जो 2019 में भर्ती हुई थी उसमें के द्वारा चयनित हैं और प्रेजेंट में वर्किंग में हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी की एक नई वैकेंसी आई हुई है जिसमें अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो कुछ बच्चों के प्रश्न रहते हैं कि जैसे हमें मैथ की तैयारी कैसे करें, तो अर्पित वर्मा जी सेलेक्टेड हैं, तो आइए उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई थी, क्या क्या तैयारी की थी, किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी, या जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है या जीके जीएस है, उनके लिए किन बुक्स का अध्ययन किया है या कौन सी बुक्स हैं जो उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ी थी। तो अर्पित वर्मा जी, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम अर्पित वर्मा है। अभी मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मेरी पोस्टिंग टुंडला मेरा हेडक्वार्टर टुंडला है जहाँ पोस्टिंग है मेरी। और मेरा पद जो है वो ट्रेन मैनेजर है, जिसे पहले गार्ड के नाम से भी जानते थे। दोस्तों, करंट पब्लिकेशन हमेशा ही वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर दिए हुए हैं और सामान्य अध्ययन के 27,000 प्लस क्वेश्चन फैक्ट्स के साथ दिए हुए हैं। इसमें हम एएलपी की, आरपीएफ एसआई की, आरपीएफ कांस्टेबल की, जेई की, ग्रुप डी की और फिर एनटीपीसी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा वर्मा जी, हमें एक बात बताइए, आप अपनी थोड़ी स्कूलिंग के बारे में बताइए और मतलब कैसी क्या आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है उसके बारे में थोड़ा सा। मेरी स्कूलिंग जो है मेरी हरदोई से हुई है, जो कि मेरा ननिहाल है। वहाँ मैं नर्सरी से लेकर 10th तक की पढ़ाई वहीं से करी है हमने। और बाकी 12th और ग्रेजुएशन मेरा लखनऊ से हुआ है। अच्छा अर्पित भाई, एक चीज़ और हमें बताइए, आपने मतलब जैसे जब रेलवे की तैयारी करना स्टार्ट किया था तो प्रॉपर रेलवे की तैयारी स्टार्ट करना किया था या आप और भी किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे? नहीं, रेलवे की तो तैयारी नहीं कर रहे थे, पर एसएससी सीजीएल को टारगेट किया था पहले हमने। एसएससी सीजीएल की तैयारी करते करते फिर इसकी रेलवे की वैकेंसी आई, तो फिर इसके लिए अप्लाई करके फिर इस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा अर्पित भाई, जैसे आपने अपनी तैयारी के दौरान ऑनलाइन तैयारी को प्रेफरेंस दिया था या ऑफलाइन, मतलब आपने अपनी तैयारी किस तरीके से की है, आप किस में कंफर्टेबल समझते हैं, ऑनलाइन तैयारी में या ऑफलाइन तैयारी में? ऑनलाइन तैयारी करने में ज़्यादा बेटर रहता है कंपेयर टू ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें अच्छे बेस्ट फैकल्टी मिल जाती है, चाहे वो मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो या जीके की हो। तो वैसे मैंने तो सेल्फ स्टडी ही करी है और यूट्यूब की हेल्प ली है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा ठीक है अर्पित भाई, एक चीज़ और पूछेंगे आपसे कि आपके सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड में थोड़े से नंबर बता दें, आप आपके कितने नंबर थे? सीबीटी फर्स्ट में मेरे 72 आए थे और सीबीटी सेकंड में मेरे 78 आए थे। अर्पित भाई, जैसा कि हम बात करें, आप हमें थोड़ा सा एनटीपीसी का जो थोड़ा सिलेबस है या आपने किस तरीके से अपनी पढ़ाई के दौरान जो भूमिका बनाई थी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एनटीपीसी का सिलेबस तो वैसे मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था, तो रीजनिंग, मैथ और जीके वो तो लगभग सेम मिल जाता है रेलवे के लिए भी। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं करना पड़ा। हाँ, पर एग्ज़ाम के लिहाज से थोड़ा सा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए एनटीपीसी के, उनको देखा, उससे आइडिया लग गया कि हाँ किस तरह का पेपर बनना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी से आइडिया लग जाता है कि हाँ कैसे क्या तैयारी करनी है आगे, जो सीजीएल में हम लोग पढ़ रहे हैं उससे कैसे उसमें से हमें जो है फ़िल्टर करना है। अच्छा अर्पित भाई, जैसे यदि मैं रीजनिंग की बात करें, सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट भी रहता है, हम ज़्यादा कर लेते हैं। तो जैसे सीबीटी फर्स्ट में 30 में से 30 नंबर आते हैं, 30 में मतलब 30 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी सीबीटी फर्स्ट में, हाँ एनटीपीसी में जो सीबीटी फर्स्ट होता है उसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो क्या 30 में से 30 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल सही करे जा सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा हार्ड वर्क करें और अच्छे से मेहनत करें तो आराम से 30 में से 30 लाए जा सकते हैं। अच्छा अच्छा अर्पित भाई, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने रीजनिंग की तैयारी के लिए या रीजनिंग का सिलेबस पूर्ण करने के लिए कोई ख़ास टीचर जो आप बताना चाहें? टीचर यूट्यूब से ही हेल्प लेते थे। एक तो टीचर का तो हमें याद नहीं है, पर यूट्यूब से जो वीडियो होती थी वो करते थे उससे, और बाकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करी है और मॉक टेस्ट वगैरह लगाए रीजनिंग के लिए। अच्छा अर्पित भाई, जैसे आप बता रहे हैं कि तो कोई ख़ास बुक्स वगैरह पढ़ी हो एनटीपीसी के लिए, रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस बुक थी एक पिनाकल की, तो उससे मैंने प्रैक्टिस करी है और यूट्यूब की हेल्प ली और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब रीजनिंग के, स्पेशल रीजनिंग के या ओवरऑल मॉक टेस्ट? नहीं, कंप्लीट मॉक टेस्ट जो आते हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी प्री एग्ज़ाम का जो है मॉक टेस्ट बनाते हैं टेक्स्ट बुक वाले, तो वो मॉक टेस्ट जो है देते थे।
और वीकली टेस्ट भी होते हैं, एसएससी ट्यूब वगैरह पे भी आते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो वीकली टेस्ट लेते हैं, तो उन पे भी मॉक टेस्ट लगा लिया करते थे कभी कभी। अच्छा, कुछ मैथ्स के बारे में बताएं कि जैसे आरआरबी में जो मैथ्स पूछा जाता है और उस मैथ की तैयारी हम किस तरीके से कर सकते हैं, या उसका सिलेबस हम कोई टीचर हों जिनसे आपने पढ़ाई की हो उनके बारे में कुछ बताएं, किस तरीके से सिलेबस कवर करें उनका। बिल्कुल, मैथ्स के लिए जो है, जो हमने टीचर फॉलो करे थे, एक तो अभिनय शर्मा हो गए, उनको मैंने एडवांस मैथ के लिए फॉलो करा था। और अर्थमेटिक के लिए गगन प्रताप सर और राकेश यादव सर। और एक टीचर और हैं जो कि सीजीएल में सिलेक्टेड थे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, रंजन करके सर हैं कोई। आदित्य रंजन की बात कर रहे हैं। आदित्य रंजन सर की, उनकी वीडियो काफ़ी हेल्प करी मैथ के लिए। अच्छा, जैसे इनके लिए कोई खास बुक्स मैथ के लिए जो आप पढ़ना चाहें, बताना सजेस्ट करना चाहें। मैथ्स के लिए मैंने प्रैक्टिस बुक लगाई थी, पिनाकल की ही वो भी थी। उसमें क्या था, एसएससी सीजीएल के कंपाइलेशन दिया हुआ था प्रीवियस ईयर का, तो उससे प्रैक्टिस करी है, बाकी मॉक टेस्ट बस। अच्छा अच्छा, मॉक टेस्ट तो वो ये टेक्स्ट बुक पे ही दिया होगा गणित का। हाँ, टेक्स्ट बुक पे ही। अच्छा, अगर हम जैसे अर्पित भाई रीजनिंग और मैथ की हमने बात कर ली, जीएस काफ़ी वो रहता है, लोग काफ़ी भयभीत रहते हैं जीएस से लेके कि स्टैटिक जी के यहाँ से आ रही है और ढेर सारे क्वेश्चन है, मतलब स्कोर बहुत कम रहता है। तो आपने जीएस की तैयारी किस तरीके से की। जीके के लिए ज़्यादा कोई ख़ास मेहनत नहीं करी है, क्योंकि जीके में एवरेज स्कोर ही रहता है, कितनी भी मेहनत कर लो उसमें। एक वो जो एवरेज स्कोर रहता है 50 में से 35 से 40 के बीच में, उतना ही रह जाता है। तो मैंने ज़्यादा फोकस लगाया उस पे, मैथ पे और रीजनिंग पे, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकें। तो जीके के लिए कोई कुछ तो बुक्स पढ़ी होंगी ना, थोड़ी बहुत तो नंबर जैसे आप बता रहे हैं 40-45 या 30-35 तक, इनके लिए भी हाँ कुछ कोई किताब पढ़ी हो जो आपने। जीके के लिए घटना चक्र बुक आती है एक, वो क्वेश्चन आंसर करके जो है कंपाइलेशन दिया है, तो उसमें सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट उसमें कवर होते हैं, तो वही बुक फॉलो करी हमने। अच्छा, जय हम ये सब कवर कर लें अर्पित भाई, उसके बाद एक चीज़ देखने में आती है, जैसा कि हम जानते हैं रेलवे में 90 मिनट मिलते हैं हमें, और सीबीटी फर्स्ट में 100 क्वेश्चन रहते हैं और सीबीटी सेकंड में 120 क्वेश्चन रहते हैं। तो कोई खास स्ट्रेटजी आपने अपनाई हो जो इन्हें सॉल्व करने की। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। अच्छा, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट का कोई खास तरीका आप जो आपने अपनाया हो। हाँ, मॉक टेस्ट के लिए बताना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट लगाते समय पहले तो उसे विद इन टाइम क्वेश्चन करने की, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और क्वेश्चन को स्किप करना सीखें पहले, कि ऐसा ना हो कि एक ही क्वेश्चन में फंस के रह जाएं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम्हारा चला जाए। तो क्वेश्चन अगर लग रहा है कि ये नहीं हैंडल हो पा रहा है, तो उसे स्किप करके आगे बढ़ जाओ, हो सकता है आगे के क्वेश्चन जो है ईजी मिल जाए उसमें। तो ये स्ट्रेटजी जो है एग्ज़ाम में भी काम आती है। और मॉक टेस्ट जो है उसका एनालिसिस काफ़ी अच्छे से करना चाहिए। अगर 1 घंटे का मॉक टेस्ट है तो कम से कम 1.5 घंटे का तो एनालिसिस, पूरे क्वेश्चन जो तुमने लगाए हैं और जो छोड़े हैं उन सब का एनालिसिस करना चाहिए, कि ये क्वेश्चन लगाया तो कितना टाइम लगा, इसे और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं टाइम को, तो ये एनालिसिस करनी चाहिए। अर्पित भाई एक चीज़ और पूछेंगे, जैसे जब हम लोग तैयारी में हैं, आप भी तैयारी में रहे होंगे, और उस बीच में जब 19 में ये जगह आई थी, उसके बाद कोरोना का पीरियड आ गया था, जब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था। तो मैं एक्चुअली ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, जब हम तैयारी के दौरान होते हैं, पेपर आगे बढ़ता है, तो वो मोटिवेशन कैसे बनाए रखा जाए। कई बार ऐसा होता है ना, हम तैयारी करते रहते हैं और परेशान हो जाते हैं कि काफ़ी कम जगह हैं, डिमोटिवेट होते रहते हैं, कभी जगह की वजह से, कभी घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार जो डिमोटिवेट करते रहते हैं। तो इनके द्वारा मोटिवेट कैसे रहा जा सकता है, कुछ खास आपने। मोटिवेशन के लिए तो यही है कि अगर जॉब लेनी है तो फिर उसके लिए प्रिपरेशन करो अच्छे से। वैकेंसी कम है या ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा फोकस करने से अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो सिलेक्शन हो जाता है, टाइम लगता है पर सिलेक्शन हो जाता है। अर्पित भाई एक प्रश्न और पूछेंगे, पूछता हूँ मैं, कि जैसे देखने में आता है, जैसे हम एग्ज़ाम का फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आने शुरू हो जाती है, जैसे ही एडमिट कार्ड आते हैं तो थोड़ी हड़बड़ी सी होने लगती है, बेचैनी सी होती है। कई बार हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, वो पढ़ी नहीं जाती हैं, याद नहीं होती हैं, मतलब जैसे कह सकते हैं एग्ज़ाम फियर। तो इससे मतलब किस तरीके से दूर किया जा सकता है। एग्ज़ाम फियर के लिए तो यही है कि आप अपनी जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है एग्ज़ाम को लेकर के, उसे अच्छे से फॉलो करो, ताकि वो विद इन टाइम आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। हड़बड़ी सभी को होती है, पर
उसमें हड़बड़ी में गलत वही कर बैठते हैं जिनसे कुछ नहीं हो पाता है जाके एग्ज़ाम में, कि अगर वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए अपने स्ट्रेस को, तो वो स्ट्रेस हैंडल करना जो है मॉक टेस्ट के थ्रू ही आएगा। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे और उसे इस तरीके से लो कि जैसे हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं अपना, तो उससे स्ट्रेस काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में हो जाता है। आप मतलब एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए एक तरीके से आदी हो जाते हैं। अर्पित भाई एक चीज़ और बताइए हमें, जैसे कि करंट अफेयर्स के भी काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़नी चाहिए? करंट अफेयर के लिए मैंने जो फॉलो करी थी, स्पीडी बुक आती है, क्योंकि जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें वन लाइनर क्वेश्चन ही करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा वैसी मैगज़ीन नहीं फॉलो करी जो कि ज़्यादा डिटेल में देते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा हम कवर नहीं कर पाते हैं। तो स्पीडी फॉलो करी थी मैंने, तो उससे मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाते हैं। अच्छा अर्पित भाई एक चीज़ और बताइए, जैसे आजकल जैसे पोस्ट प्रेफरेंस की बात चल रही है, या जोन के लिए कुछ बच्चे परेशान हैं कि किस जोन में फ़ॉर्म भरा जाए, जहां वैकेंसियां ज़्यादा हैं वहां फ़ॉर्म भरा जाए या अपने घर के पास फ़ॉर्म भरा जाए। तो आप ये जोन सेलेक्ट करने की बात आए तो हम जोन कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? जोन सेलेक्ट करने की बात है तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर किसी की प्रेफरेंस है सिर्फ जॉब लेना, कि हमें जॉब मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो आप कोशिश करोगे कि जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ अप्लाई किया जाए। पर अगर आपको घर के पास में रहना है तो फिर अपने आसपास का ही जोन, जैसे मैंने जो किया था कि इलाहाबाद जोन में एनटीपीसी 2019 में वैकेंसी ज़्यादा थी, तो मैंने इलाहाबाद जोन से भर दिया था। पर बहुत से लोग करते हैं कि साउथ वगैरह में, साउथ के जो जोन है उसमें कट ऑफ कम जाती है, तो लोग वहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो इसका ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आदमी कैसे क्या करना चाहता है, जॉब लेना ज़्यादा प्रेफरेंस है या घर के पास। बाकी रेलवे में तो ये भी है कि हम म्यूचुअल लगा के भी आ सकते हैं, पर ये इस प्रोसेस में टाइम लग जाता है थोड़ा। अर्पित भाई एक चीज़, जैसे आपने जोन की तो बात कर ली, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें, जैसे इसमें स्टेशन मास्टर की पोस्ट हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट हैं, और कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर सीसीटीसी बोलते हैं उनकी पोस्ट हैं, सुपरवाइज़र की पोस्ट हैं, जो ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे कुछ लोग, मैंने एक दो वीडियो देखे, जैसे एसके झा का एक वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पर, और एक मास्टर वीडियो ऑफिशियल के नाम से एक स्टेशन मास्टर हैं संभवतः, उनका वीडियो देखा। तो वो बता रहे थे कि गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट थोड़ी सी लो है और उसकी अपेक्षा हमें उस पे ज़्यादा, मतलब स्टेशन मास्टर या उन्हें थोड़ा ज़्यादा बता रहे। तो आप इस तरीके से किस तरीके से देखते हैं स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, और उसको यदि आपको मतलब पोस्ट प्रेफरेंस दी जाए भरने के लिए, या आप बताना चाहें किसी को अपने घर परिवार में या और किसी को, तो आप क्या बताना चाहेंगे? वैसे मैं अगर बोलूँगा तो पहले जब 2019 के लिए मैंने अप्लाई करा था, तो उस टाइम पे हमें जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था कि गुड्स ट्रेन मैनेजर में पोस्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है। वो वैकेंसी देख के अप्लाई कर दी। अब जॉब में आने के बाद पता चलता है कि अगर आपको फर्दर स्टडी के लिए जाना है, कि ये जॉब खाली आपका एक फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए थी, बाकी आगे के लिए भी पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए कोशिश करो कि आप इस जॉब में ना हो। तो फिर और अदर पोस्ट हैं लेवल 5 में, जैसे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, तो उसमें जा सकते हैं। इसमें क्या है कि ऑफिस वर्क रहेगा, तो टाइम निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। इसमें इस जॉब में टाइम शेड्यूल नहीं है कोई, कि कब ड्यूटी के लिए जाना पड़े, कब ड्यूटी ऑफ हो रही है, तो उससे पढ़ाई लिखाई का तो नहीं हो पाता है ज़्यादा। अर्पित भाई अपना इस कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बातें बताई हैं, संभवतः हमारे जो दर्शक हैं या सब्सक्राइबर हैं या जो बिगनर्स होंगे उन्हें ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम में बस एक बार, कि जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? न्यू बिगनर्स के लिए तो यही कहेंगे, भाइयों अच्छे से मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ और एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करो ताकि सिलेक्शन हो जाए इस साल। अर्पित भाई आप अपनी तैयारी का श्रेय या अपनी मेहनत का श्रेय या आपको जॉब मिले उसका श्रेय किसी को देना चाहेंगे? हाँ, अपनी तैयारी का श्रेय जो है सबसे पहले तो अपने गुरुजनों को, जिनको मैंने फॉलो करा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा अपने मौसा मौसी जी को देना चाहूँगा। ठीक है अर्पित भाई, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।